ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो 16वीं राजस्थान विधानसभा है इसके अध्यक्ष कौन है। और आप सब जानते हैं कि नवीनतम जो पदाधिकारी टॉपिक होता है करंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामों के अंदर कोई ना कोई पदाधिकारी जरूर ही पूछा जाता है। आपके सामने है कि वर्तमान में, अच्छा पूछ लेगा कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में कौन सी विधानसभा है, तो याद रखिएगा 16वीं। तो 16वीं ये जो राजस्थान विधानसभा है इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, वासुदेव देवनानी। आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है वो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं। एक तो आपको या तो पूछेगा मुख्य पीठ कहाँ है, और या फिर आपको पूछेगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है वो कहाँ है। तो मुख्य पीठ तो आप सब जानते हैं कहाँ पर है, आप कहेंगे सर जोधपुर के अंदर। और जो खंडपीठ है वो आपके कहाँ पर है, याद रखिएगा जयपुर में। ठीक है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। तो मुख्य पीठ पूछी गई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो संस्थान है काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए दो इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। एक तो आपके सामने काजरी हो गई, और एक आपके सामने याद रखिएगा आफरी। कई बार काजरी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। उसी प्रकार अफ्रीका भी पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि अफ्रीका पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। और आप ध्यान देंगे कि काजरी और आफरी ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर जोधपुर, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा अगली बात देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभाव जो प्रभावी ढंग था से सामना करने और उनके प्रभाव को समाप्त करने राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का क्या नाम था। आप सब जानते हैं कि जयपुर के कछावा शासक जो है सवाई जयसिंह, इनके द्वारा 17/7/1734 के अंदर एक सम्मेलन आयोजित करवाया गया था जिसका नाम है, याद रखिएगा, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कहाँ पर है, तो याद रखिएगा हुरडा स्थान है भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, मराठों को रोकने और उनका बढ़ता हुआ प्रभाव और उनका दमन करने के लिए, याद रखेंगे। तो कौन सा सम्मेलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा हुरडा सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिशों के खिलाफ, यानी किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ कार्य किया, तो उनको टोडगढ़ जेल में कैद कर दिया। प्रताप सिंह बारट है, दौलतमल भंडारी है, सागरमल गोपा है, या आपके राव गोपाल सिंह खरवा है। आप कहेंगे सर ये जो टोडगढ़ है, याद रखिएगा इसे राजस्थान की तिहाड़ कहते हैं, राजस्थान की तिहाड़ जेल कहते हैं इसे, राजस्थान की तिहाड़ जेल, याद रखिएगा। और ये जो टोडगढ़ है ये वर्तमान के अंदर तो जिस जिले में है वो ब्यावर है, और आप सब जानते हैं कि ब्यावर किस जिले से अलग हुआ है, तो अजमेर से, याद रखें। इस टोडगढ़ किले में कैद किया गया है दो व्यक्तियों को। कौन कौन से, एक तो थे, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक। एक तो कौन थे, विजय सिंह पथिक, और दूसरे थे, याद रखिएगा, गोपाल सिंह खरवा। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कहां पर कैद किया गया था, याद रखिएगा टोडगढ़ में। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी।
बाकी इसके अलावा याद रखिएगा इनके साथ में विजय सिंह पथिक को भी कैद किया गया था। विजय सिंह पथिक जिनका वास्तविक नाम आप पढ़ते हैं भूप सिंह गुजर। ठीक है, यह आप जरूर याद रखें। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी। मत्स्य संघ, आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के एकीकरण का ये प्रथम चरण है। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण जिसका नाम क्या है, मत्स्य संघ। और ये किसने दिया था, तो आप कहेंगे सर के एम मुंशी ने दिया था। इसका जो गठन है वो कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 18 मार्च 1948। और इस मत्स्य संघ में कितनी रियासतें, तो आप कहेंगे सर चार कौन कौन सी थी, तो आप कहेंगे सर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, याद रखिएगा। पूछा गया है कि मत्स्य संघ में कौन सी शामिल नहीं थी, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, जयपुर शामिल नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया। पंडित विश्व मोहन भट्ट, जगजीत सिंह, अल्लाह जिल्लाबाई या इल्ला अरुणा। तो आप कहेंगे सर मोहन वीणा के जो प्रतिपादक हैं जिनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपके सामने ए इज अ करेक्ट आंसर। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे कि उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। 1956 राजस्थान पत्रिका, आप कहेंगे सर कपूर चंद कुलिश, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए आगे अगला क्वेश्चन, मैथ आ गई। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण आप सब जानते हैं, जो उनका जन्म जो है वो हरना गांव बूंदी में हुआ है और ये हमारे राजस्थान के क्या है, राज्य कवि हैं। पूछा जा रहा है कि अति महत्वपूर्ण कृति है, यानी कि सूर्यमल मिश्रण की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो देखिए सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं उसमें आप नाम याद रख लीजिए, राम रंजाट, ठीक है, बलवंत विलास, राम रंजाट, बलवंत विलास, वंश भास्कर, वीर सतसई, इसके अलावा छांदोमयुग और एक नाम याद रखिएगा शतीरासो। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है, आपके सूर्यमल मिश्रण की, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सी, वीर सतसई, याद रखेंगे सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण याद रखिएगा 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार हैं, क्योंकि इनका जन्म 1815 के अंदर ही बूंदी के हरना गांव में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली कहलाती है। यानी कि कोटा, बूंदी और जो झालावाड़ एरिया है यहाँ पर जो प्रमुख रूप से बोली, आप कहेंगे सर ये एरिया ही क्या है, हाड़ौती। और यहाँ पर जो बोली है वो भी कौन सी है, याद रखिएगा हाड़ौती बोली। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हाड़ौती बोली एक स्वतंत्र बोली नहीं है,
ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, याद रखिएगा। किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली। तो यहां पर जो बोली बोली जाती है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हाड़ौती। अगला अगला जो है वो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? कोटा डोरिया, देखिए कोटा डोरिया जो साड़ी है उसका अन्य नाम क्या है? वो है कोटा गोटा पट्टी साड़ी, कोटा बनारसी साड़ी, कोटा कॉटन साड़ी या कोटा मसूरिया साड़ी। आप कहेंगे सर कोटा डोरिया, जिसे आप कहते हैं, याद रखिएगा, मसूरिया साड़ी। मसूरिया साड़ी जिसे आप कहते हैं राजस्थान की बनारसी साड़ी, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? राजस्थान की बनारसी साड़ी। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कैथून कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा कैथून कोटा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा कोटा मसूरिया साड़ी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? याद रखिएगा डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है आपके सामने, लीजिए यहीं पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है? अलगोजा है, तासा है, रावण हत्ता है या इकतारा है? सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक या हवा के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, अलगोजा। क्योंकि अलगोजा के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है रामनाथ चौधरी, और इन्होंने इसी अलगोजा नामक वाद्य यंत्र को नाक से बजाया था, याद रखिएगा। तो अलगोजा जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? याद रखेंगे आप, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। विष्णुई संप्रदाय के जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो आप कहेंगे सर विष्णुई संप्रदाय के जो फाउंडर हैं वो है संत जाम्बोजी, और संत जाम्बोजी की जो जन्मस्थली है वो है आपके, याद रखिएगा, पिंपाशर गांव, जो कि आपके नागौर जिले में है। विष्णुई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो पूछा जाए तो याद रखिएगा मुकाम धाम, और मुकाम धाम है आपके कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। पूछा जाए जाम्बोजी निम्न में से किसके समकालीन रहे हैं? तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी के समकालीन रहे हैं ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? रूपायन संस्थान जिसकी स्थापना 1960 के अंदर बोरुंदा में हुई है, बोरुंदा जोधपुर के अंदर आता है, किसके द्वारा की गई है? तो आप कहेंगे सर वो है डॉक्टर कोमल कोठारी। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फट जो चित्रण है उनकी कथाओं सुनाने से जुड़ा हुआ है? फट चित्र आप सब जानते हैं जिन्हें आप कहते हैं पट चित्रण, यानी किसी भी कपड़े या पर्दे पर किसी महापुरुष, देवी देवता या फिर किसी घटना को चित्रों के माध्यम से दर्शाना। और फट जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर शाहपुरा कौन सा है ये? याद रखिएगा भीलवाड़ा वाला, क्योंकि एक शाहपुरा जयपुर में भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
भोपे तो सुनाते हैं भाई, जैसे आप पढ़ते हैं कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, गुज्जर जाति के भोपे। पाबू जी के फड़ का वाचन कौन करते हैं, नायक जाति के भोपे। तो भोपों का काम है ये। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली की जो चित्रकला है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है। यानी कि आपके सामने जो नाम है आमेर, जयपुर और शेखावटी, निम्न में से ये किस चित्र शैली यानी कि कौन से स्कूल का भाग है। तो आप कहेंगे सर ये ढूंढाड़ शैली का ही तो भाग है भाई, ढूंढाड़ स्कूल के अंदर करती है तो आते हैं ये। ठीक है, और उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है, जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। जोहोड़ है, छतरी है, टांका है या फिर बावड़ी। यहां पर पूछा जा रहा है निर्मित संरचना नहीं है, तो जोहोड़ तो है, शेखावटी के कुएं हैं ये, टांका भी है, बावड़ी भी है, छतरी नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है राजस्थान में पुरुषों के समूह हैं, होरी, रशिया, धमाल जैसे गीत किस पर्व के अवसर पर गाए जाते हैं। तो याद रखिएगा होली के अवसर पर। कौन से अवसर पर है, होली के अवसर पर। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। आप कहेंगे सर विश्व प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी है वो बनी हुई है आपके आभानेरी में। आभानेरी कहाँ पर है, याद रखिएगा दौसा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी जो बावड़ी है जिसका नाम चांद बावड़ी है वो जोधपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी चांद बावड़ी जो कि कहाँ पर बनी हुई है, याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था चांद बावड़ी, आभानेरी दौसा याद रखेंगे, और राजस्थान की सबसे बड़ी जो चांद बावड़ी है वो आपके कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन है आपके सामने कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपके सामने सूची फर्स्ट में दे रखे हैं सीकर और सूची सेकंड के अंदर दे रखे हैं अवस्थिति, यानी कौन सी चोटी जो है उसकी लोकेशन कहाँ है। जैसे एक नाम दे रखा है सज्जनगढ़। देखिए सज्जनगढ़ जो चोटी है वो आप सब जानते हैं कौन से जिले में है, उदयपुर के अंदर। नागपाड़ जो चोटी है वो आप सब जानते हैं कहाँ पर है, अजमेर जिले के अंदर। बिलाली जो चोटी है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर अलवर के अंदर। और संतूर नामक जो चोटी है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बूंदी में। तो अब आप मिलान कर दीजिए कि ये जो संतूर बूंदी है आप सब जानते हैं कि ये हाड़ौती क्षेत्र में है, तो ये हाड़ौती के पठार में आ जाएगा। बिलाली अलवर में है और आप सब जानते हैं कि अलवर जो है वो आपके कौन सी अरावली का भाग है, उत्तरी अरावली का। नागपाड़ अजमेर में है और ये मध्य अरावली का भाग है। उदयपुर जो है सज्जनगढ़ ये किसका भाग है, तो दक्षिण अरावली का। और संतूर आपको बता ही दिया किसका है, हाड़ौती के पठार का भाग। तो आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछने लगा है, तो यहाँ पर आपको पता लग गया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यानी एक का मिलान कीजिए 4 से, तो एक का मिलान 4 से 1 से ही हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 4 1 में ही है, इसमें तो है भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन ऐसे भी हो जाता है कई बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है आपको कि जैसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है, यहां पर विशेष ध्यान दें प्रश्न जब सोल्व करें, है या फिर नहीं है। यहां पर पूछा जा रहा है जैसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहली बात, ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील पूछे तो कौन सी है, जैसमंद झील। राजस्थान की तो सबसे बड़ी है याद रखिएगा, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है ये
राजस्थान की सबसे बड़ी है लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी, याद रखिएगा, मीठे पानी की क्या है, कृत्रिम झील, ये इसकी विशेषता है। जैसलमेर झील आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा सलूम्बर। सलूम्बर जो कि पहले आपके किस जिले का भाग था, उदयपुर। तो आप देख लेना सलूम्बर या उदयपुर, जो भी ऑप्शन में है। इस झील को आप क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। तीसरी बात, इस झील में सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, प्यारी। आप कहेंगे नहीं सर, जैसलमेर जो झील है, इस झील में आप और हम सब पढ़ते हैं कि एक तो इसके अंदर याद रखिएगा 7 टापू है। इसलिए पूछा भी जाए सर्वाधिक टापुओं वाली झील कौन सी है, तो याद रखिएगा जैसलमेर झील। और इसमें सबसे बड़ा जो टापू है, सबसे बड़ा, उस टापू का नाम भी क्या है, तो आप कहेंगे सर बाबा का भांगड़ा। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा जो है वो क्या दे रखा है, याद रखिएगा प्यारी। लेकिन यहां पर दे रखा है सबसे बड़े टापू का नाम, प्यारी नहीं है, याद रखिएगा सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है। यानी कि 3 नंबर जो है वो क्या है, गलत है। इस झील में सिंचाई हेतु श्यामपुरा और जो भाट नहर है, इनका निर्माण करवाया गया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखिए जैसलमेर झील से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी की सारी यहाँ ऑप्शनों के अंदर ही है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो जैसलमेर झील है, राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ये कृत्रिम झील का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है, पूछने के तरीके हैं इसके। तो इसका अन्य नाम ढेबर झील भी याद रखिएगा। वैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर एक जैसलमेर वन्य जीव अभयारण्य है, इसलिए इसे कई बार आप पढ़ते भी हैं, जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा की पहचान कीजिए। यह कह रहा है कि यहां पर कुछ तथ्य दे रखे हैं, आप ये पढ़िए आराम से और पहचानिए ये तथ्य कौन सी मिट्टी के बारे में है, पहचान करना है आपको। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। पहले तो तथ्य का क्या है वो पढ़िए। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो मृदा है, इस मृदा का जो निर्माण है वो प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से निर्माण की बात यहाँ पर कह रहा है कि इस मिट्टी का निर्माण तो ऐसे हुआ। अच्छा, दूसरी बात, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो हुमस है उसकी क्या है, कमी बताई जा रही है। तीसरी बात, ये अधिकांशतः जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। यानी कि यहां पर जिस मिट्टी की बात हो रही है वो मिट्टी आपके राजस्थान के कौन से भाग की है, दक्षिण भाग की। अच्छा, अब ऑप्शन में आ जाइए। ऑप्शन के अंदर क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर एक तो जलोढ़ मृदा दे रखा है और जलोढ़ मृदा दक्षिण में नहीं है, तो ये तो कट हो गया। मध्यम काली मृदा भी दक्षिण में नहीं है, दक्षिण पूर्वी भाग में, ये भी कट हो गया। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो आप कहेंगे सर लाल लोमी मृदा होगी या होगी भूरी मृदा। आप कहेंगे सर भूरी मृदा जो है वो तो आपके अरावली के पश्चिमी भाग में है, और यहां पर बात हो रही है राजस्थान के दक्षिणी भाग की। तो यहां पर जिस मिट्टी की बात हो रही है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा लाल लोमी मृदा है। तो लाल लोमी मृदा का निर्माण याद रखिएगा प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब की कमी है, और यह अधिकांशतः कहां पर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यही याद रखिएगा लाल लोमी मिट्टी आपको देखने को मिलती है लाल चिकनी मृदा के रूप में भी, लाल चिकनी मृदा, इसे आप रेड लोम भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो ऐसे भी फैक्ट आ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इस मिट्टी से रिलेटेड सारी बातें देखकर पूछ लिया ये किस मिट्टी के बारे में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला, अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो कि गलत दे रखा है। किस बारे में गलत पूछ रहा है ये, एक तरफ कह रहा है कि नदी बेसिन है और एक तरफ नदी का नाम है, यानी कौन सी नदी कौन से नदी बेसिन से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे देखिए सबसे पहले ऑप्शन में है आपके सामने, एक तरफ बांडी है और एक तरफ बनास है। अब आप कहेंगे सर बांडी जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सर लूणी की। भाई लूणी की सहायक नदियों में आप पढ़ते ही हैं, बांडी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, सुकड़ी है, जोजड़ी है, जमई है, सागी है।
तो ये जो है ये लूनी बेसिन से संबंधित होगी। सामने दे रखा है बनास बेसिन, आप कहेंगे सर ये तो गलत है फिर। और बांडी नदी आप सब जानते ही हैं, इस नदी के किनारे पर तो आपके क्या बना हुआ है, पाली शहर, और इस पर एक बांध भी बना हुआ है, इसका नाम आप पढ़ते हैं हेमावास बांध पाली, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वो बांडी है जो किसकी है, लूनी की साइक। यहाँ पर बनास बेसिन सामने बांडी दे रखा है, तो ये गलत हो गया। फिर ये आपके सामने सागी, सागी और लूनी बेसिन, आप कहेंगे ये सही है सर, क्योंकि सागी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, लूनी की, तो ये तो वहां पर तो सही है। फिर दे रखा है कोठारी चंबल बेसिन, आप कहेंगे सर कोठारी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सर बनास की। बनास किसकी है, चंबल की, तो चंबल बेसिन का भाग है ये भी। अनास की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये माही बेसिन है। अब देखिए कुछ ऐसे नाम है, जैसे अनास जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सर माही की। बनास जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा चंबल की। अब जैसे शुकड़ी जो है वो किसकी सहायक नदी है, लूनी की। ऐसे कैसे आपके सामने नाम आ जाए, सूकली किसकी सहायक नदी है, तो पश्चिम बनास की। तो ये अलग अलग हिसाब से ऐसे, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बनास बेसिन, क्योंकि बांडी जो है सामने वो लूनी की सहायक नदी है, ना कि बनास की। बनास की आप बहुत सारी सहायक नदियां पढ़ते हैं, जैसे बनास की सहायक नदियों में आप पढ़ते हैं बेड़च, मेनाल, आप पढ़ते हैं खारी, कोठारी, डाई। इस प्रकार से ये जो सहायक नदियां हैं ये किसकी है, आपके बनास की। ठीक है, आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने ये रहा। पूछा जा रहा है आपसे कि वन विभाग राजस्थान जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। यानी कि यदि हम वन रिपोर्ट की बात करें, वन रिपोर्ट 2023 और वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार यदि हम बात करें कि राजस्थान में वन क्षेत्र की, किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर वन क्षेत्र ही होगा, यहां पर वन क्षेत्र की ही बात हो रही। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कहां पर है और मिनिमम कहां पर है, तो देखिए सर्वाधिक जो है वो तो है आपके उदयपुर में, और मिनिमम कहां पर है, तो याद रखिएगा चूरू में। लेकिन यहां पर आप प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से सर्वाधिक कहां है, यानी कि ये जो निम्न में से ऑप्शन में दे रखे हैं ना, इनमें से सर्वाधिक कहां है। तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक तो उदयपुर में है एक नंबर, दूसरे नंबर जहां पर सर्वाधिक है वो अलवर है, आप कहेंगे सर यहाँ अलवर में ही ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो जिला है जहां पर सर्वाधिक वन मिलते हैं वह है प्रतापगढ़। तो यहां पर जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर प्रतापगढ़। वरना सर्वाधिक वन क्षेत्र या वन प्रतिशत के हिसाब से भी पूछे तो भी याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, उदयपुर। ठीक है, आगे लीजिए नेक्स्ट अगला। अगला दे रखा है आपके सामने कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट के अंदर सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है और सूची सेकंड के अंदर आपके जिलों के नाम दे रखे हैं, यानी पहचानना है किसका संबंध किस प्रकार के जिले से। जैसे परवन सिंचाई परियोजना, आप कहेंगे सर 12, किसे हो जाएगा 12 से। काली तीर, आप कहेंगे सर काली तीर धौलपुर से हो जाएगा। लिहासी, और आपके सामने यहां पर तकली दे रखा है, तो देख लीजिए आपको पता ही है, क्योंकि यहां आप हाड़ौती क्षेत्र विशेष की बातें पढ़ते हैं ना, हाड़ौती क्षेत्र, कौन सा, हाड़ौती क्षेत्र। तो देखिए तकली है, आलनिया है, ये सब के सब आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर कोटा में है। लिहासी कहां पर है, 12 में है। इसका मतलब ये जो परवन सिंचाई परियोजना है, आप सब जानते हैं कि परवन जो सिंचाई परियोजना है इसका संबंध जिन जिन जिलों से रहा है वो कोटा है, वो 12 है और वो झालावाड़ है। याद रखिएगा इसमें बूंदी नहीं आता है। इसका मतलब यहां पर 12 नहीं मानकर हमें जो मानना पड़ेगा वो मानना पड़ेगा कौन सा, झालावाड़, क्योंकि लिहासी जो है वो कहां पर है आपके 12 में। इसका मतलब जो सामने है वही सही है। ठीक है, कई बार ऐसे भी आप देखें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाड़ौती क्षेत्र की जो जो परियोजनाएं हैं वो तो बहुत है, जैसे देखो एक तो ये सावन भादो, तकली और आलनिया, ये जो तीनों हैं ये तो आपके किससे संबंधित है, याद रखिएगा कोटा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किससे है, कोटा से, याद रखिएगा। और लिहासी
बेंथली, विलास, ये जो है ये आपके याद रखिएगा 12 से, ये 12 से। और इसके अलावा झालावाड़ वाली तो बहुत खास है। झालावाड़ में तो आप पढ़ते भी हैं कि भीम सागर परियोजना, हरीश चंद्र परियोजना, चंद्रभागा परियोजना, आपके चोली परियोजना, आपके छापी परियोजना, आपके पिंपलाद परियोजना, आपके घाघरिन परियोजना। तो ये इतनी सारी परियोजनाएं, ये सारी किस्में हैं झालावाड़ के अंदर आप पढ़ते हैं। तो इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे मिलान वाला ही आता है। ठीक है, आगे अगला। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कौन सा सही है, यहां पर पूछ रहा है सुमेलित कौन सा है, असुमेलित नहीं। और उसमें भी यहां से नहीं, यहां से आंसर देना है कूट के आधार पर। तांबा के लिए बिंदासर है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, बिंदासर चूरू वाला तांबे के लिए तो जाना जाता है। मैग्नीज के लिए कांचला क्षेत्र, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। लोहा एस के लिए नीमला रायसेला है, ये दोसावाड़ा, ये भी सही है। सीसा जस्ता इंद्रगढ़, आप कहेंगे नहीं सर, इंद्रगढ़ बूंदी का है और ये लोहे के लिए है। सीसे जस्ते की जब बात आती है तो फिर इसमें नाम आ जाता है अगूचा गुल्लापुरा, ये भीलवाड़ा वाला, ये नाम आ जाएगा आपके। तो इसका मतलब ए बी और सी तो सही है, डी जो है वो गलत, और हमें सही चुनना है केवल। तो ए बी और सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। आगे अगला है आपके सामने कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखिए पशु गणना की बात है, पशु गणना, पशु गणना में यदि मैं 19वीं पशु गणना की बात करूं तो 19वीं पशु गणना के तहत कुल जो पशु थे वो थे आपके 5.77 करोड़। लेकिन यदि मैं 20वीं पशु गणना के अनुसार यदि बात करूं तो 20वीं पशु गणना के अनुसार जो पशुधन है वह है 5.68 करोड़। तो अब आप स्वयं ही देख लीजिए क्या हुई है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कमी हुई है, और कमी कितने प्रतिशत है ये, तो 1.66% याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, कमी हुई है ये देख। और ये जो कौन सी वर्तमान की कौन सी पशु गणना है, याद रखिएगा 20वीं पशु गणना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। अच्छा हाँ ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह है सर्वोच्च बाल लिंगानुपात। यहां पर जो बात हो रही है वो बाल लिंगानुपात की हो रही है, बाल लिंगानुपात। और राजस्थान का 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात है 888। इसमें पूछा जाए सर्वाधिक कहां पर है, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक जो है वो है बांसवाड़ा। न्यूनतम कौन से जिले का है, तो आप कहेंगे सर झुंझुनू का। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक 3 वाले कौन कौन से, तो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है। ऑप्शन नंबर क्या है 4, बहुत गहराई से पूछा है। और जनगणना से रिलेटेड आपको पता ही है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लीजिए अगला, अगला है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट आपके सामने ब्यावर दे रखा है, बिनानी सीमेंट नीम का थाना दे रखा है, मंगलम सीमेंट मोडक दे रखा है, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर दे रखा है। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो बिनानी सीमेंट वाला है ना ये सुमेलित नहीं है, ये नीम के थाना में नहीं है, ये श्री माधोपुर में है। कहाँ पर है, श्री माधोपुर, जो कि आपके शिक्कर में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा 2 इज आंसर यहाँ का। लीजिए अगला, अगला है आपके सामने पूछा जा रहा है शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहली बात तो कह रहा है कि ये मध्यम और निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूप युक्त रेतीला मैदान है। बिल्कुल, शेखावटी प्रदेश में आप देखेंगे चूरू जैसे एरिया के अंदर बहुत सारे बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इस प्रदेश में अंत्यदर्शीय जल प्रवाह क्षेत्र होता है। बिल्कुल, क्योंकि शेखावटी प्रदेश में एक ही नदी है, कौन सी, कांतली नदी, और वो किस प्रकार का अपवाह तंत्र है, आंतरिक अपवाह तंत्र। सही है। इसके अंतर्गत झुंझुनू, शिक्कर और चूरू जिले आते हैं, ये भी सही है। यहाँ लवणीय गर्त नहीं पाए जाते हैं, नहीं ये बात गलत है। यहाँ शेखावटी के अंदर भी तो लवणीय गर्त हैं। तो यहाँ पर
जो पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, आपके आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं है, बाकी सारे के सारे कथन सही है। यहां पर यदि ये होता कि यहां लवणीय गर्त पाए जाते हैं, तो ये कथन भी सही होता। ठीक है, चलिए, तो ये था आज के हमारा सेशन। और आज के इस सेशन के अंदर आपने देखे कि क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल नए तरीके से थे, क्योंकि अब हम जो आगामी पेपर सोल्व करेंगे वो सारे के सारे 2025 के अंदर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो पेपर हैं पहले उनका सॉल्यूशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।